किसी से दुनिया में डरते नहीं है ना। बिहार बदल सकते हैं, घिसी पिटी राजनीति से हम लोग निकले। अब मणिपुर तो आपसे 1.5 साल में सुधर ही नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। सपना में भी बोलेंगे तो मर के करेंगे। 1.5 सालों से लगातार मणिपुर में कत्लेआम हो रहा हो और 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री जिसके पास आर्मी सेना की बात करता है, जिससे मणिपुर नहीं सुधरे, वो आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। अनुकंपा पर, दूसरे के नफरत पर जीने वाले आदमी हमको ज्ञान दीजिएगा, जात पात करने वाले। रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, धन्यवाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। उन्होंने कहा दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर पैलेस। हमारा था #रीनीट और विशेष राज्य का दर्जा। तो जो आवाज़ थे देश के, उस पर बच्चे परेशान थे, तो सब लोगों ने जय जयकारा नेता कहा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ओथ के बाद भगवान, ये भगवान, वो नेता कर रहे थे। हमको नहीं करना था। हमने #रीनीट के लिए बोला, तो बोला मिस्टर यादव दिस इज नॉट प्रॉपर। हमने कहा कि आप हमको प्रॉपर वे मत सिखाइए। आप हमेशा, मणिपुर तो आपसे 1.5 साल में सुधर ही नहीं। हिंदी का क्या एग्जाम्पल है भाई? क्या हिंदी का एग्जाम्पल है? हिंदी का क्या मतलब है? नहीं, अलग अलग भाषा तो होना ही चाहिए ना। नहीं, कोई नहीं, अलग अलग भाषा तो होनी ही चाहिए। हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर आप बेबाक सोनिका पर आ चुके हैं। बेबाक सोनिका यानी आप जानते हैं, यहाँ पर जो भी बातें होती हैं वो बेबाकी के साथ होती है, बिना किसी लाग लपेट के होती है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वो भी बेहद ही बेबाक अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं, अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखते हैं। हम सब जानते हैं कि एक आशिकाना दिल जो होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिद होती है कुछ ना कुछ पाने की, और यही दिल अगर अपना प्यार पा सकता है तो यही दिल अपनी मंजिल भी पा लेता है। और इसी दिल ने अपनी जिद ऐसी पकड़ी कि जब कोई साथ ना चला तो अकेले ही मैदान में उतर गए और जीत भी गए हैं। इसी शख्सियत पर आज बात करेंगे, और ख़ास करके जो बिहार वाले हैं वो आज दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज कई राज खुलने वाले हैं। आपके चहेते बिहार की राजनीति में अपनी खास पहचान रखने वाले पप्पू यादव जी की बात हम करने वाले हैं, जो कि इस वक्त मेरे साथ है, यानी कि बेबाक सोनिका के साथ है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार, जय भीम। तो आप तैयार हैं बेबाकी के साथ, बेबाक सोनिका के साथ जवाब देने के लिए? अरे भैया, आप शुरू करिए ना। हम तो युद्ध थोड़े लड़ने जाना है, जवाब ही देना है। शुरू करिए। अच्छा, बहुत कम लोग ये जानते हैं, अब तो लोग जानने भी लगे हैं कि आपका नाम पप्पू यादव के अलावा कुछ और भी है। नहीं, सब जानते हैं, राजेश रंजन है। तो अभी हम किससे बात कर रहे हैं, मेरे राजेश रंजन जी से या पप्पू यादव जी से? मेरे धर्मगुरु आनंद मूर्ति जी ने इसका नामांकन किए थे। घर का नाम कुमार साहब था, मेरी बड़ी माँ पप्पू रख दी, और निक नाम घर के जो सबसे प्यारा होता है पप्पू हो गया, तो बाद में टाइटिल हो गई। लेकिन राजेश रंजन ये सबसे बेबाक नाम है। सबसे बेबाक नाम? हाँ, राजेश रंजन। तो आगे हम क्या माने, राजेश रंजन रहने वाला है, पप्पू यादव भी आगे भी? भैया, आप जो आपको अच्छा लगे आप चर्चा शुरू करिए, नामों की चिंता ना करिए। अच्छा, जो जिसको अच्छा लगे, जिस प्यार से जिसको अच्छा लगे वो बोले। आपके बारे में मैंने जितने भी लोगों से बातचीत की है, जितने भी लोगों से मैंने संपर्क किया, वो कहते हैं कि आप में उन्हें एक अलग ही शख्स नज़र आता है। जिस तरीके से आप काम करते हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो बिहार में बाढ़ आना हो, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पप्पू यादव में हमें ईश्वर नजर आने लगे, भगवान नजर आए। देखिए, अब ईश्वर कोई हो तो सकता नहीं है। जो मेरे परिवार के संस्कार हैं, या जिस आनंद मार्ग, आदर्श और अध्यात्म से हम चल रहे हैं जीवन में, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन नेचर है, मैं पहले भी कहा हूँ कि मेरे लिए 3 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, इंसान को भगवान मानना। दूसरा, जस्टिस के लिए, कॉमन मैन के लिए, मिडिल क्लास और गरीब के जस्टिस के लिए किसी भी हद तक जाना, किसी से भी संघर्ष करना पड़े किसी न्याय के लिए, तो फिर मैं उसमें पीछे नहीं देखता हूँ। नेवर बैक गिव अप।
मेरे कदम बढ़ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के गरीब आम लोग, मिडिल क्लास जो अभाव में हैं, जिसके भीतर डर है कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, उनके आंख में आंसू है, वो मैं हर कीमत पर पोंछता हूँ, हर परिस्थितियों में पोंछता हूँ। और मुझको लगता है कि मैं उसके लिए मेरे लिए वो लाइफ लाइन है। तो मेरे ज़िंदगी का 3 डिक्शनरी है, 3 ही किताब पढ़े हैं मैंने। इंसान को भगवान मानना, जस्टिस के लिए कुछ भी करना, और आम आदमी की खुशियों के लिए, उसके जीने के अवसर के लिए अपनी ज़िंदगी को भी तो क्या जो लोग कहते हैं पप्पू यादव त्रिकोण में भगवान नजर आता है, तो क्या पप्पू यादव खुद को भगवान मानते हैं? भैया ऐसा कोई है क्या? आपने कहा ना इंसान को भगवान मानना, ये रूल है आपकी डिक्शनरी में। इंसान को भगवान मानना रूल है ना। इंसान है भगवान। इंसान के अस्तित्व को आप मिटा दीजिए तो भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब भगवान सबसे बड़े दुनिया में इंसान को ही लाए हैं, तो इंसान के प्रति जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, और जिन भूमिका के लिए मैं दुनिया में आया हूँ, मुझे लगता है कि मैं यदि भगवान के द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा किसी भी चीज़ों का जो क्रिएशन किया गया है, जो क्रिएट किए हैं, कोई भी तरह के जीव या किसी भी तरह का ह्यूमन नेचर, यदि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके खुशियों के लिए जीता हूँ और उसको मैं अवसर देता हूँ, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य को मैं निभाता हूँ। मेरे लिए ईश्वर वही है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा जो रिश्ता है, जो कृष्ण का मीरा के साथ रिश्ता है, जो कृष्ण का अर्जुन के साथ रिश्ता है, वो रिश्ता सुदामा के साथ है, वो रिश्ता मेरा इंसान के साथ है। जो रिश्ता राम और सबरी का है, हनुमान का, वो रिश्ता मेरा इंसान के साथ है। जो रिश्ता मोहम्मद और हजरत का है, बुद्ध और अशोक का, वही रिश्ता मेरा है। मैं उसी तरीके से एक सबरी की तरह इंसान के साथ रहता हूँ, एक अर्जुन की तरह इंसान के लिए लक्ष्य तय करता हूँ। बिल्कुल एक सुदामा के रूप में इंसान को कृष्ण के तरह मैं इंसान के लिए उसके पास खड़ा रहता हूँ। आपने खुद के लिए क्या लक्ष्य तय किया आगे के लिए? पप्पू यादव का भविष्य क्या है आगे? सिर्फ सेवा, लोगों की मदद, लोगों की ज़िंदगी बदलना। लोग जिन परिस्थितियों, जिस विषय, जिन कारणों से आम आदमी की आज़ादी छीनी जा रही हो, उसकी खुशियाँ छीनी जा रही हो, उसके मुस्कुराने के अवसर छीने जा रहे हों, उसके लिए काम करना हो, कंप्लीट रूप से चेंजिंग। चाहे वो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जिन कामों को सिस्टम ने, व्यवस्था ने, परिस्थितियों ने और चारों संस्थाएं मिलकर नहीं कर पाई है और नेताओं के भीतर जिद नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं कि हर परिस्थिति में मैं उस कार्य को करूं। आपने कहा कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो क्या ये किसी भी हद तक की जो आप बात कर रहे हैं? जब कोरोना में मैं मरने की तैयारी कर लिया तो हद तक ही तो थी। बाढ़ में मरने की तैयारी कर लिया। डर नहीं लगा? हमें डर लगता ही नहीं, डर नाम का कोई शब्द ही नहीं है। कोविड में लोग 10,000 डर रहे थे। अब कौन निकलने से डर रहे थे? तो मैं तो प्रयोग हूँ ना। मैंने ना कोई सुई ली है, ना मैं कोई टेबलेट खाया है। मैं घर घर पहुँचा हूँ, रेमडेसिविर लेके पहुँचा हूँ, ऑक्सीजन लेके पहुँचा हूँ, 10,000 लाश उठाए हैं, सड़े हुए लाश उठाए हैं, हर अस्पताल पहुँचा हूँ। पटना के बाढ़ में 11 दिन हर घर तक गया हूँ। मेरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। तो जब आप किसी भी कामों को गॉड के लिए करेंगे ना, जीसस क्राइस्ट के लिए, गुरु के लिए, आनंद मूर्ति जी के लिए, डेस्टिनी के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, तो जिस सामने लक्ष्य यदि अल्लाह, ईश्वर, भगवान हो, तो मुझको लगता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपको काम बिल्कुल दिमाग से नहीं, दिल से करना चाहिए। और आपको फेयर होने की ज़रूरत है, साफ, बिल्कुल क्लियरिटी आपके भीतर होनी चाहिए, हर ट्रांसपेरेंट रहिए। और कामों में आप रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए किसी से। बाढ़ में हम काम किए और हमको वहाँ, जब चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, तो हमको वहाँ 6,000 या 4,000 वोट आया।
तो मैं क्या आदमी को गाली दूं? देखिए, सेवा अलग चीज़ है, मदद अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। तो आप जब किसी की मदद करते हैं तो उससे आप रिटर्न की उम्मीद नहीं करिए। यानी कि पप्पू यादव को आप वोट बैंक की इंटरनल राजनीति से खुशी, मतलब नहीं, आप ही कह रहे हैं। इंटरनल खुशियों के लिए आप अपनी लाइफ की जो आंतरिक खुशी है, जो आपकी पीस है, वो है लोगों की मदद, वो है लोगों के लिए जीना। अच्छा, जब भी कोई अवसर आता है दुनिया में तो आम लोगों को भी अवसर लेना चाहिए, लेकिन आम लोग अवसर नहीं ले पाते हैं। हम अवसर को चुनते हैं, लोग अवसर को नहीं चुन पाते हैं। तो हम करते हैं, हर परिस्थिति में करते हैं। और पप्पू यादव का नाम लोगों को धमकाने में भी आता है कि वो लोगों को डरा भी देते हैं। मुझको तो आज तक दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं आया। मैंने तो कभी, आपने सबसे बड़े जो नेटवर्क चला रहे लॉरेंस बिश्नोई को कहा था कि नेटवर्क 24 घंटे में खत्म कर दूंगा अगर ये ना आपको धमकाने परमिशन मिल जाए। ऐसा नहीं, मैं सिस्टम की बात किया, मैं कानून की बात किया। मैंने कहा लेकिन आपको डर नहीं लगा? नहीं, किसी से दुनिया में डरते नहीं है ना। संविधान, देश, लोकतंत्र से कोई बड़ा नहीं हो सकता। देश से बड़ा आदमी हो जाए तो वो देश कमज़ोर पड़ जाएगा, वह देश मिट जाएगा, वो देश फिर गुलामी की जंजीर की ओर चली जाएगी। तो इसलिए जो मेरा दायित्व होता है उसको मैं लिखता पढ़ता हूँ, उसको ट्वीट करता हूँ, उसको बोलता हूँ। इसलिए बस इतना ही है। मेरा कौन क्या करता है उससे किसको, जिससे संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, मैं वो काम करूँगा। और ये अंदाज है पप्पू यादव का? नहीं, मेरा कोई अंदाज नहीं है, मेरी ज़िंदगी है वो। मैं यदि ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं सच को सच नहीं कहूँगा और झूठ को मजबूत होते छोड़ दूँ। माफिया, ताकतवर लोग, पैसों के गुमान और अहंकार पर यदि मैं इस देश के संविधान को कमज़ोर देखूँ, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर देखूँ, इस देश की इंसानियत को कमज़ोर मैं नहीं कर सकता। इसलिए वो उस पर कोई डर या वर, ये सब कोई बात नहीं है। जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ, जिस तरीके से सलमान खान को के बाद धमकियाँ मिलती हैं, आपको क्या लगता है क्या है ये? अब देखिए, मैं इस सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा। ना मुझको इस सब चीज़ों से लेना देना है, ना कोई मेरा मतलब है। आपके पास कोई प्लानिंग? देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मेरी प्लानिंग है आम आदमी के जीवन की इकोनॉमी, रोज़गार, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, मेडिकल सिस्टम अच्छा हो, आम आदमी पर बोझ ना पड़े। कैसे अच्छा हो सकता है? बिहार के मेडिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की, कैसे अच्छा मुझे होगा? सब कुछ अच्छा हो सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। कुछ ऐसे कदम हैं आपके पास जो आपको लगता है कि उठाए जाएं तो मैं तो दुनिया को पता है, मेडिकल सिस्टम को लेकर के मैं लड़ता रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम को लेकर लड़ता रहा हूँ। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है मेडिकल सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, बिजली के लिए। ये सब कुछ निजीकरण होता चला गया, प्राइवेटेशन होता चला गया। सरकारी चीज़ों को हमारी इस व्यवस्था ने, सरकार ने ख़त्म करती चली गई और प्राइमरी स्कूल को, हायर एजुकेशन को और पूंजीपतियों के हाथ में सारी संस्थाएं दे दी और उससे लोग उद्योगपति होते गए और उद्योगपति पैसे दे के सरकार चलाते चले गए। तो सरकार आज अदानी, अंबानी, किसी पैसे वाले के मातहत है, सरपरस्त है। सरकार कोई स्वतंत्र नहीं है। सरकार अब जो पूंजीपति, उद्योगपति चाहेंगे, सरकार वही काम करेगी। सरकार निचले स्तर पर जो नीचे तबके के लोग हैं उसके लिए कोई काम नहीं। उसके लिए 84 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो अनाज ज़रूर है। 3000 रुपया, 2000 रुपया हम औरत को ज़रूर दे देंगे, हम कपड़े दे देंगे, हम बिजली फ्री दे देंगे, वाईफाई फ्री दे देंगे, मेट्रो फ्री कर देंगे, ट्रेन फ्री कर देंगे। लेकिन 1 लाख रुपया महीना कहाँ से होगा? 40,000 रुपया महीना कहाँ से होगा? उसकी ग्रोथ क्या होगी? फार्मर्स का MSP कैसे लागू होगा? उद्योग, कृषि को उद्योग का दर्जा कैसे मिलेगा? जो आज परिस्थितियां हैं समाज में, लगभग 98% लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, 96% के पास व्हीकल नहीं है, 78% के पास फूस का घर है, टीन का घर है, खपरे का घर है, 82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे ज़मीन है। तो लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। हम गरीब देश हैं, हमारा हम उस पर बात ही नहीं करते। हम आदमी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचता है। आदमी नेताओं की लाइफ के बारे में, नेता कौन बनेगा, कौन जात का नेता बनेगा, कौन क्या बनेगा। तो ये जो चीज़ें, ये बिल्कुल गलत है, अब गलत होता जा रहा है।
2047 का विजन लेकर के पीएम मोदी चल रहे हैं और बिहार के लिए अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो आपका विजन क्या है? आने वाले दिनों में बिहार को कैसा आप देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, जो सपना हमारे आर्थिक आज़ादी सुभाष चंद्र बोस का था, विवेकानंद का, सरदार पटेल का था, नेहरू का था, गांधी का था, लाल बहादुर शास्त्री का था, जो बिल्कुल हर हाथ को काम का था, फार्मर्स के अनाज को लेकर के था कि एक बेहतर मूल्यों पर अनाज बिके, खाद अच्छा हो, लोगों को पानी मिले, लोगों का इकोनॉमिकल बोझ ना पड़े। और तो मुझे पता है, जब मैं एमएलए बना था मैं बहुत छोटा था, साढ़े 21 साल के, हम सब एमपी बने तो साढ़े 22 साल के थे, मौज का रेक नहीं था। तो मैं बचपन में माता मुझको बंदूक दे दो मैं भी लड़ने जाऊंगा, फिर हम गीत गाते थे, अंगिका समाज हम बने भय, घरे घरे दियरा जले भय, मिथिला समाज हम बने भय, मिथिला समाज हम बने भय। तो ये बचपन में हम गाते रहते थे, इंग्लिश मिटाओ अंगिका लिखो, इंग्लिश मिटाओ मिथिला बाजू, मिथिला लिखो। तो ये भाषा को पर हमारा रेस्पेक्ट को लेके आम आदमी कैसे अपनी भाषा में काम करे, कैसे आगे बढ़े, इंग्लिश का बोझ ना पड़े, ये बचपन से ये सब मेरी फीलिंग रहती तो मिथिला है क्यों, हिंदी क्यों नहीं? है। मिथिला समाज हमारे देश 40 भाषा में है, तो भाषा का रेस्पेक्ट बढ़ेगा तभी ना हम लोकल लोगों के रेस्पेक्ट का उसको, क्योंकि उसकी भाषा लौकिक है। अब जैसे बंगाल जाइएगा तो बांग्ला में काम होता है कि मनसी दादा भालो तो कोथाय सचलो, उसको कन्नड़ में जाइए, उड़िया में जाइए। अब और हमारे यहाँ क्या है, बिहार में 4 भाषा में बटा हुआ है, भोजपुरी, नागपुरी, मिथिला, मगही और अंगिका। तो हम लोग एक भाषा में नहीं है, जैसे बंगाल में बंगाली भाषा है, और हम लोग यहाँ भाषा का महत्व नहीं है। हम लोग इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं, भाषा में बात ही नहीं करते। तो इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है गरीब लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों इसीलिए आप शपथ भी अपनी भाषा में ली थी? रेस्पेक्ट, लोगों को रेस्पेक्ट लगे, लोगों का महत्व होता है। हम किसी भी भाषा में ले सकते हैं, अंगिका में भी ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको ये नहीं लगा कि अगर मैं एक उस भाषा में लूँगा, सिर्फ अगर मैं हिंदी में अगर लूँगा तो वो पूरे देश में एक एग्जाम्पल जाएगा? कौन सी का एग्जाम्पल, हिंदी का क्या एग्जाम्पल है भाई? क्या हिंदी का एग्जाम्पल है? हिंदी का क्या मतलब है? अलग अलग भाषाओं को लेकर क्या लोगों अलग अलग भाषा तो होना ही चाहिए। मेरी अपनी भाषा है, मेरी अपनी भाषा है, नहीं, कोई नहीं, अलग अलग भाषा तो होनी चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, ताकि हम दुनिया में जाएं तो प्रतिस्पर्धा के बीच बैठे ही बैठे इंग्लिश सबको जानना जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हिंदी आप जो जानना चाहता है जाने, लेकिन उसको थोपा नहीं जा सकता। उसको आप जो जिस भाषा में, भाषा का महत्व, ताकि वहाँ के लोगों का भाषा के साथ जो सेंटिमेंट होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, वो रेस्पेक्ट होता है उसका। इसके बाद कहा गया कि संसद में ही आप धमकाते हुए नजर आए थे। किसको धमकाते? आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है। कौन चीज़ का धमकाते? आपने कहा कि मैं निर्दलीय लड़कर आया हूँ। नहीं, उन्होंने कहा दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर पैलेस। हमारा था #रीनीट और विशेष राज का दर्जा। तो जो आवाज़ थे देश के, उस पर बच्चे परेशान थे, तो सब लोगों ने जय जयकारा नेता का, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ओथ के बाद भगवान, ये भगवान, वो नेता कर रहे थे। हमको नहीं करना था, हमने #रीनीट के लिए बोला। तो बोला मिस्टर यादव दिस इज नॉट प्रॉपर। हमने कहा कि आप हमको प्रॉपर वे मत सिखाइए। आप हमेशा, मणिपुर तो आपसे 1.5 साल में सुधरी नहीं। आज तक सामूहिक बच्चे का बलात्कार होता जा रहा है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं बनी कि किसी देश के स्टेट में 1.5 सालों से बच्चियों का बलात्कार, और 10,000 आदमी के बीच में 10 और 25 बच्चे बार बलात्कार बच्चियों का कर रहा हो, और वो दुनिया देख रही हो, उसका वीडियो वायरल हो, और उसके बाद 1.5 सालों से लगातार मणिपुर में कत्लेआम हो रहा हो, और 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री जिसके पास आर्मी सेना की बात करता है, जिससे मणिपुर नहीं सुधरे, वो आप हमको ज्ञान दे रहे हैं अनुकंपा पर, दूसरे के नफरत पर जीने वाले आदमी हमको ज्ञान दीजिएगा, जात पात करने वाले। ये क्षेत्रीय पार्टी को जात पात से फुर्सत नहीं होता है, तो केंद्रीय पार्टी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा इसमें धमकाने या चमकाने की क्या बात है भैया। अच्छा, कोई एक ऐसा काम जो पप्पू यादव को लगता है कि अब पीएम मोदी को ये तो बदलना ही चाहिए अपने काम के नीतियों में? बदलना चाहिए, बदलना, एजुकेशन है, हेल्थ है, भ्रष्टाचार सबसे पहले है। सबसे ज़्यादा परेशान लोग भ्रष्टाचार से, और आम आदमी ये ड्रग्स और इसको लेकर के जो सबसे बड़ा सवाल है,
ये इसको ड्रग्स और ये हेल्थ और एजुकेशन, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। ये इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो और जस्टिस में मत देर ना हो हर कीमत। अच्छा, आपने देश भर में कहा है कि ये मुफ्त बिजली देने पर पाबंदी लगा दी जाए, स्मार्ट मीटर की सुविधा पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या आपका ये बयान सामने आया है क्या कि मुफ्त की जिस तरीके से चीज़ें दी जा रही हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, बंद की जाए। नहीं क्या योजना है इसके ये पीछे मैंने आपकी? कहा मुफ्त की चीज़ें, मैंने कहा कि आप बेसिक चीज़ पर बात नहीं करते हैं और जब इलेक्शन आता है तो 2 महीना 3 महीना बच जाता है तो आप मुफ्त की चीज़ दे करके वोट प्रोसेस को अपनी तरफ करते हैं। तो उसके बाद फिर 4.5 साल 5 साल 4.5 साल ये आपको वोट नहीं बैंक की दुखता। राजनीति है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं, ये उसके पप्पू अलावा यादव कुछ मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल इसमें हमने कहा क्यों बोलेंगे मैं बदल दो ये बदल दो, बिल्कुल वोट के आप करिए ना, पूरे बिजली को बीपीएल को फ्री कीजिए ना, स्मार्ट मीटर को रोकिए। स्मार्ट मीटर आम आदमी के लिए परेशानी का कारण बनता है, जैसे जियो आज परेशानी का कारण बन गया है। तो आप गलत तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को, किसी अदानी को, अंबानी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप यदि स्मार्ट मीटर लगा करके पूरा निजीकरण करेंगे और हर चीज़ का निजीकरण होगा, ये तो सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो कामकाज आप देख रहे हैं सरकार का, नहीं नहीं भैया, काम बिहार में क्या काम काज, देखो बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है। तो 3 हिस्सा बाढ़ से कैसे उसे रोका 1.5 जाएगा? करोड़। क्या उसके लिए इच्छा शक्ति होगी तब ना। हमारे यहाँ IT नहीं आता है, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं होती है, मक्का है, मकान है, फूड प्रोसेसिंग है, हमारे यहाँ मछली है, उस पर आधारित। हमारे यहाँ डेयरी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, हम कुछ करते ही नहीं, कुछ नहीं करते। क्या पप्पू यादव भविष्य में खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? हर आदमी का सपना होता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देखना, क्या दिक्कत है? अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं भविष्य में, तो जो आपने अभी कहा कि बिहार में ये हम दिक्कत है, वो MP दिक्कत है, MLA क्या बन के- बनते ही वो दिक्कत हम MP MLA बन के ही कर चुके हैं। मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम सब कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, सब 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 हर लोगों की मदद, हर जगह मेडिकल फ्री, हर जगह लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था, हर लोगों को फ्री में इलाज। पप्पू यादव बाय बॉर्न करता है। पप्पू यादव और लालू यादव कभी पास आ जाते हैं, कभी दूर आ जाते हैं, ये नहीं क्या ना, रिश्ता हमला है? कोई दूर है पास हम कभी नहीं होते, ना हम दूर होते हैं ना पास की बात है। वो एक दूसरे की सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता मेरा चलता है। वैचारिक रिश्ता अलग अलग रहते हैं, वो रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अच्छी उनकी राजनीति जो संघर्ष थी, लालू यादव थे, मुलायम सिंह थे, रामविलास जी थे, जॉर्ज थे, सभी लोग आम लोगों के लिए बड़े संघर्ष किए हैं और जब भी मौका मिला तो अच्छा काम किया है। उसमें देखना क्या है? इस संघर्ष में कभी आपको डर नहीं लगा अपने संघर्ष के दौरान? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। हर बार निर्दलीय आप खड़े होते हैं, जीत जाते हैं। भैया तो हर बार निर्दलीय खड़े होते हैं, जीत जाते हैं, तो ये जनता की असीम कृपा है। बेटा है हम उनके, हम एक सेवक हैं, मददगार हैं। और जनता यदि अपने बेटे को सेवक मानती है तो वो अपने लोग कहते हैं कहीं पे कोई घटनाएं घट जाती है, पप्पू यादव सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। तो ये ये भूज बचपन हो, से ही है क्या? बचपन मेरे बाप दादे से है। भूज हो, भूकंप हो, उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, बिहार के बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई घटना हो, कोई मुद्दे हो, हम बेटे के रूप में जाते हैं, काम करते हैं। अफसर को हम चुनते हैं, अफसर को कोई और नहीं चुनता। क्या अपनी पार्टी को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने का आपने कभी प्लानिंग? देखिए अभी कोई प्लानिंग नहीं, अभी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ है। कांग्रेस क्या करती है उसके बाद सोचेंगे। और तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं आप? मैं खुद को देखता हूँ, किसी और को नहीं देखता हूँ और सिर्फ जनता को देखता हूँ। मेरा लक्ष्य अर्जुन की तरह है, मैं किसी को देखने नहीं आया हूँ। मेरे मुंह पर पट्टी लगी हुई है, आँख पे जावी है, सीधा जनता को भगवान मानता हूँ और उसकी ज़िंदगी की खुशियों को ढूंढता हूँ। और नीतीश कुमार को अगर 10 में से नंबर देना तो क्या आप देंगे? व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ता है, अच्छा मानता हूँ, अच्छा इंसान है। क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल सही नहीं रही है और जितना दिन मौका मिला, बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाई, बिहार की चीज़ें नहीं काम किए, वो करने का प्रयास किए, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं आया, कोई इकोनॉमी नहीं आई, कोई बेहतर ITN नहीं आया, कोई IT नहीं आया, कोई नए स्कूल कॉलेज हम नहीं कर पाए। ये सारे बेसिकली प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, जो बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है। तो
क्या मानूं 10 में राजनीति। से कितने नंबर आप उन्हें देंगे? हम कौन होते हैं नंबर देने वाले भैया? हम कोई 0-10 नंबर की बात नहीं करते। मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, लेकिन जो उम्र है अब बिहार में उनको लालू यादव को एक मार्गदर्शक की बात करनी चाहिए। अब सियासत लोग उब चुके हैं, लोग चाहते हैं अब छुटकारा मिले ऐसे सभी जो लोग। बात आप कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार के जो छात्र कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, बिहार के अब शिक्षक वो वहाँ क्या, जाते हैं पढ़ाने के लिए, मैं बिहारी, हम बिहार अब में ही सब उनको कुछ करवा तो देंगे। तो करें ना, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो है ही मत, तो क्यों नहीं कराते हैं? करना चाहिए, हम चाहते हैं करें। पहले भी डबल इंजन की सरकार में वो रहे हैं, उनके पापा रहे हैं, पिताजी रामविलास जी बहुत बड़े लीडर थे, अच्छे इंसान थे। अब चिराग जी को मौका मिला है, यंग है, करे उसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, करे। अच्छा, आपसे कुछ सवाल और बस ये रहने वाले हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लव स्टोरी काफ़ी अलग थी, क्या रही है ये कोई किस्सा आपका? मुझे भैया लोग क्या जानते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर आदमी की हीर रांझा, लैला मजनू, दुनिया में बहुत ऐसे इतिहास है। मेरा निश्चित रूप से बिल्कुल हमारा इंटर रिलीजन शादी हुआ, और वो हमारी मतलब खोज थी, हमारी लाइफ थी, और हम उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप उन्हें अपनी खोज मानते हैं? बिल्कुल, वो मेरी खोज थी, वो मेरे लिए एडमायर, मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी ताकत है, वो इम्प्रेशन है मेरे लिए, मैं इम्प्रेशन मानता हूँ। तो आपके पंजाब तक पहुंच गए थे? कहीं भी पहुँच सकता था उनके लिए। तो उसमें भी आप डरे नहीं कि कैसे मैं डरना नहीं, कहीं मना ना हो जाए? ना ना ना, वो सबसे मैं यकीन था पूरा? भैया जिस चीज़ को मैं ठाना हूँ वो मैंने किया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लोग भी कहते हैं आप जो ठानते हैं वो आप करते भी हैं, वो हाँ, आप जो पाते बोलते भी हैं हैं। वो, जो बोलते हैं वो करते हैं। सपना में भी बोलेंगे तो मर के करेंगे, बैक नहीं हटेंगे, जुबान दो नहीं होगी। लेकिन शादी के बाद आपकी अलग पार्टी है, वो अलग पार्टी में है, क्या इसको लेके कभी नहीं किसी नहीं, तरीके से ऐसे नहीं, रास्ता अनबन कुछ भी? पटना जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही है। आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, खास करके बिहार वाले आपको देख रहे हैं, देश आपको जो देख रहा है, उन्हें आप क्या कहेंगे? बस हम लोग को जात, धर्म, मजहब, दूसरों की ज़िंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए, दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म के सम्मान होनी चाहिए, दूसरी जाति की हम सब मिलकर इज़्ज़त करें, और पहले अपने और अपने बच्चों के लिए जीने का माध्यम बने, सच्चाई के लिए लड़ने की एक अच्छी रास्ते अख्तियार करें। हम लोग मिलकर बिहार अच्छा कर सकते हैं, बिहार बदल सकते हैं। घिसी पिटी राजनीति से हम लोग निकलें, और जो पुराने प्रॉपर्टी और पुराने नेता हैं उन लोगों का मार्गदर्शन लें, उनका सम्मान करें, लेकिन उनको उनसे अब हम लोग को एक नए रास्ते अख्तियार करनी चाहिए, और नए बिहार की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम बैकवर्ड फॉरवर्ड में ना फंसें, हम जात पात में ना फंसें, हमें आम लोगों की आज़ादी की फीलिंग के साथ आगे बढ़ें। इकोनॉमिकल आज़ादी का मतलब हम अर्थ की बात करते हैं, फार्मर्स के रिस्पेक्ट की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, बेटियों की ज़िंदगी में खुशियों की बात करते हैं, आम लोगों को बोझ ना पड़े, किसी भी व्यवस्था का से तंग ना हो। ऐसी परिस्थितियों के लिए हम चाहेंगे कि हम सबको एक नए बिहार की कल्पना के साथ 25 में आगे काम करना चाहिए। तो जिस तरीके से बिहार को लेकर पप्पू यादव जी ने बताया कि क्या वो बदलाव देखना चाहते हैं, अभी बिहार की राजनीति कैसी है और भविष्य में बिहार को वो कैसा पाते हैं, तो इसी तरीके से अलग अलग शख्सियत पर बातचीत होती रहेगी, उनके साथ आप बातचीत करते रहेंगे। बेबाक सोनिका के साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।